नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस लेके मैं राहुल हंस चौधरी आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आपदा मित्र प्रोग्राम के ऊपर में। नाम से ही पता चल रहा है, आपदा मतलब नेचुरल कैलेमिटी कह लीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के तरीके कह लीजिए, मित्र, दोस्त एंड प्रोग्राम, तो इसके बारे में जानेंगे। दूसरा, एल्डर लाइन क्या है। एल्डर लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी था और सरकार ने इस पे काम किया भी है। तीसरे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम बात करेंगे इंस्पायर सेट 1। इंस्पायर बेसिकली प्रोग्राम है एक भारत का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और सेट मतलब आप समझते ही हैं, सैटेलाइट से रिलेटेड होता है ये। फिर हम बात करेंगे एंटी डेफेकेशन लॉ के ऊपर में, राइट। 10th शेड्यूल के अंदर में आता है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। पहले भी हमने अपने पॉलिटी की इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आपके साथ इसको डिस्कस किया था, दोबारा फिर से क्विक रिव्यू ले लेंगे। फिफ्थ, रेबीज के ऊपर हम बात करेंगे। सिक्स, शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर हम बात करेंगे। एंड फाइनली एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अपना आपदा मित्र प्रोग्राम। आपदा मित्र प्रोग्राम क्या है कि सरकार ने अभी अनाउंस किया है कुछ योजनाएं डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स को लेके, जिसे आपदा मित्र कहा गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स, इनको क्या बोला गया है? आपदा मित्र। तो ये जो प्लान से सरकार अनाउंस करने वाली है, तकरीबन 350 डिस्ट्रिक्ट में, जो देश के लगभग लगभग 350 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें ये अनाउंस करने जा रही है। भारत में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं आप बताइए? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया? तो साथ ही साथ ये जो योजनाएं सरकार लॉन्च करेगी, उनके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज करेगी, जिस डॉक्यूमेंट का नाम उन्होंने क्या बोला है? इस डॉक्यूमेंट का नाम बोला है कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल। बेसिकली क्या ये अभी लॉन्च हुआ है ये प्रोग्राम हाल फिलहाल में? तो आंसर इज नो। कब का लॉन्च हुआ है? मई 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दोस्तों। कैसी स्कीम है ये? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और इसकी जो नोडल एजेंसी है या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आप कह सकते हैं, वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए। इस पे भी हम बात करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत ये बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन कौन से ऐसे रीजन है जो डिजास्टर प्रोन है, और वहां पर हम कैसे एक इंडिविजुअल को ट्रेन कर सकते हैं कि वो आपदाओं के समय में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि ये भी तो एक स्किल है ना, राइट। पीपल नीड्स टू बी ट्रेंड। तो उसके लिए क्या होगा, इनका जो पूरा मुख्य उद्देश्य है कि ये एक ऐसी वॉलंटियर की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जिनके पास ये स्किल्स हो कि कोई भी अगर मतलब डिजास्टर आया है एकदम से, तो वो उसको रिस्पॉन्ड कर सके प्रॉपर वे में, अपने आप को बचा सके, और साथ साथ अपने साथ साथ जो आसपास के लोग हैं उनको भी बचा सके, रेस्क्यू टास्क को भी ऑपरेट कर पाए। तो इसके लिए दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्किल। तो वो उनको देने की जरूरत है, किनको? जो वहाँ उस डिजास्टर प्रोन रीजन में रहते हैं। तो दैट्स वाई इसके लिए कम्युनिटी वॉलंटियर्स बनाया जाएगा। साथ ही साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा, जो जगह जगह राज्यों राज्यों में बनी हुई हैं। एंड टू ट्रेन कम्युनिटी वॉलंटियर्स इन लाइफ सेविंग स्किल्स ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स, कोऑर्डिनेशन, असिस्टेंस, प्रोवाइड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट्स वगैरह वगैरह करके, मतलब कुल मिला के एक ऐसी कम्युनिटी बनानी है जिसमें जो डिजास्टर प्रोन इलाके हैं वहां पे किस तरीके से एक इंसान को ट्रेन किया जा सके कि वो खुद की जान तो बचाए बचाए, लेकिन साथ साथ जो उनके पास जो ग्रुप हैं, जो लोग हैं, उनकी जान को भी बचा सके। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्किल। तो आप कह सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट है। नोडल एजेंसी कौन है? नोडल या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है एनडीएमए। एनडीएमए आप जानते ही हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके भारत में सबसे बड़ी, सबसे एपेक्स वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, बार बार कह रहा हूं मैं। दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट। इसको कौन हेड करते हैं? तो इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड करते हैं। ये फॉर्मली कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? तो 27 सितंबर 2006 को इसका गठन किया गया था, विद द अकॉर्डेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, राइट। इसका प्राइमरी मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर जो मानव निर्मित आपदाएं हैं, उसमें किस तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए, किस तरीके से क्राइसिस से खुद को बाहर निकालना चाहिए, लोगों को एक शिक्षा देनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए कि कैसे हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स इन द टाइम ऑफ क्राइसिस और सम काइंड ऑफ अ डिजास्टर। तो ये पूरा जो है एनडीएमए का लेखा जोखा है। क्लियर है? आपदा मित्र प्रोग्राम आपको याद रहेगा। इसमें सरकार क्या करना चाह रही है, कौन कौन से इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, और क्या क्या इसमें मतलब इसके क्या ध्येय हैं, इन सबको हमने देख लिया। चलिए दूसरी स्टोरी पे चलते हैं, दैट इज एल्डर लाइन। एल्डर लाइन क्या है कि जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनके मिनिस्टर चेंज हो गए हैं। जो आप इनका नाम बताएंगे कि कौन है मंत्री महोदय? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने क्या लॉन्च किया है? एल्डर लाइन। अब इस एल्डर लाइन के तहत एक हेल्पलाइन नंबर जनरेट किया जाएगा, मतलब दिया जाएगा, टोल फ्री होगा ये। और वो नंबर क्या है? 14567। तो ये आप ध्यान रख लेना, 14567।
किसके लिए है? तो एल्डरली पीपल के लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए है, क्योंकि 1 अक्टूबर को क्या देखा जा रहा है? 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो दैट्स वाई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज लॉन्च्ड एल्डर लाइन, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 फॉर सीनियर सिटीजन्स। क्लियर? इसमें क्या होगा? इसमें हर तरीके की जानकारी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो एक इमोशनल सपोर्ट भी उस इंसान को चाहिए होता है। तो पेंशन से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, कोई भी लीगल इश्यूज हो, तो उस पर एक इमोशनल सपोर्ट उनको मिलेगा। अगर उनको किसी तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको किनको, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है, जो ओल्डर पर्सन, अगर उनको किसी भी तरीके से अब्यूज किया जा रहा है तो उनको तुरंत मतलब सहायता मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ इसमें पूरा मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई है पूरे अक्रॉस द कंट्री, जिससे जितने ज़्यादा हो सके एल्डरली पीपल को इसमें जोड़ा जा सके। अब ऐसा सरकार क्यों कर रही है? तो आपको याद होगा कुछ सेशन पहले भी हमने इस पर बात की थी कि 2050 तक में क्या मतलब एल्डरली की संख्या भारत में बढ़ने वाली है, राइट? 30 years from now the elderly population in India is expected to triple, मतलब 3 गुना बढ़ जाएगी। तो एक स्टडी है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, उनके तहत उन्होंने बताया है कि 2050 तक तकरीबन 319 मिलियन एल्डरली पीपल हो जाएंगे। अभी कितने हैं? अभी 120 मिलियन है। ठीक। द सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन फेसिस सेवरल चैलेंजेस, मेंटल, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, लीगल, बहुत सारे तरीके के चैलेंजेस, और उस हिसाब से जो चैलेंजेस उनके सामने होते हैं तो वो एनर्जी लेवल उस तरीके का नहीं रहता है, वो माइंडसेट उस तरीके का नहीं रहता है। तो कोविड-19 ने क्या किया है कि इस चैलेंजेस में जो पहले से थे, तो आग में घी डाल दिया है कोविड-19 ने। सीनियर सिटीजन्स के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। सरकार इससे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम सीनियर सिटीजन्स के लिए लेके आती रही है, उनमें से एक प्रोग्राम था सेज। सेज आपको ध्यान रखना है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सेज। तो ये भी प्रोग्राम सरकार लेके आई थी, तो काफ़ी मतलब ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी जो समाज है उसके हर पहिए का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्किंग एज पॉपुलेशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड रेशियो वगैरह, और फिर कहीं ये आपके एल्डरली पीपल, इन सब का भी ध्यान रखना कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तीसरी स्टोरी पे अगर हम बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, बहुत ही कमाल की स्टोरी है, इंस्पायर सेट वन। तो इंस्पायर सेट वन क्यूब सैटेलाइट, ये जो है डेवलप किया गया है इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी इंस्पायर, इसके तहत इसको डेवलप किया गया है। ये एक तरीके का स्मॉल साइंटिफिक सैटेलाइट है जिससे लो अर्थ ऑर्बिट में, LEO कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा। और इसके चारों तरफ क्या होगा? इसके चारों तरफ एक आयनोस्फेयर प्रोब होगा, कॉम्पैक्ट आयनोस्फेयर प्रोब, CIP कहते हैं जिसे, जो क्या करेगा? जो अर्थ की आयनोस्फेयर है उसको स्टडी करेगा। आई बस समझ में? इस सैटेलाइट में क्या होगा? कॉम्पैक्ट आयनोस्फेयर प्रोब होगा, जो अर्थ का आयनोस्फेयर है उसकी स्टडी करेगा। अब आपको मालूम है आयनोस्फेयर जो है वो अर्थ के मतलब एटमॉस्फेयर का पार्ट है, जहां से सोलर रेडिएशन जो है आयनाइज होती है। तो CIP इज एन ऑल इन वन प्लाज्मा सेंसर दैट यूजेस अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट टू परफॉर्म मल्टीपल सेंसर फंक्शंस इन अ टाइम शेयरिंग मैकेनिज्म, राइट? तो पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर को, सोलर रेडिएशंस को स्टडी करके पूरा पूरा बताएगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो सूरज के जो कोरोना है, मतलब जो उसकी जो लेयर होती है बाहर साइड की, सूरज के जो कोरोना है उनको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकेगा। साथ ही साथ उसमें से जो फोटोस्फीयर है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है हॉटनेस की, उन सबको समझा जाएगा कि ऐसा क्यों है, किस लिए है। तो काफ़ी सारी चीज़ें रिसर्च वर्क इससे बाहर आएंगी। इसका जो वजन है वो 10 किलो से कम है, एंड विल बी लॉन्च अबॉर्ड एन अपकमिंग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV में इसे लॉन्च किया जाएगा ऑफ इसरो। PSLV जो है वो क्या होता है? ये लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं। तो PSLV एक थर्ड जनरेशन का लॉन्चिंग व्हीकल है। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विद लिक्विड स्टेजेस। इसमें लिक्विड स्टेजेस होते थे बेसिकली। ऐसे जो लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं इसमें 4 तरीके के स्टेज होते हैं। पहला, तीसरा जो है वो सॉलिड रॉकेट जो मोटर्स होता है उनके लिए यूज़ किया जाता है, जबकि जो दूसरा और चौथा होता है वो लिक्विड रॉकेट इंजन्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहला तीसरा किसके लिए किया जाता है? सॉलिड पार्ट के लिए। दूसरा चौथा किसके लिए किया जाता है? लिक्विड पार्ट के लिए, रॉकेट इंजन्स के। ठीक। अब इंस्पायर पे अगर हम बात करें, दैट इज इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन। तो बेसिकली क्या है कि ये एक स्पेस प्रोग्राम है जिसमें काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन, जो स्पेस साइंस है, स्पेस इंजीनियरिंग है, उसको हम और बेहतर कर सकें, राइट? तो इस प्रोग्राम के तहत ये किया जाता है, और उसी के तहत ही इंस्पायर सेट को निकाल के लाया गया है। इनकी बेसिकली पूरी सीरीज़ है। ये कह रहे हैं कि सेट 1 से लेकर सेट 2 सेट 7 तक जो है हम पूरी लॉन्च करेंगे। क्यूब सेट क्या होता है? आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है क्यूब सेट। क्यूब सेट का मतलब होता है क्यूब सेटेलाइट।
तो ये आप कह सकते हैं कि प्रोटोटाइप होता है, बहुत ही छोटा होता है दिखाने के लिए कि देखो जी कैसे काम करेगा, किस तरीके से रहेगा। नैनो सैटेलाइट की कैटेगरी में भी आप इसे रख सकते हैं। इस तरीके के कुछ और सैटेलाइट्स होते हैं जैसे जैसे थिन सैटेलाइट कहते हैं, सन क्यूब्स हो गए, ट्यूब सैटेलाइट्स हो गए, राइट। इनका भी वजन जो है नैनो सैटेलाइट्स या कोई भी जो सैटेलाइट है 10 किलो से अगर कम में है तो फिर इनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। किस कैटेगरी में? क्यूब सैटेलाइट की कैटेगरी में। क्लियर है आपको? इंस्पायर सेट वन क्या करेगा, ये कैसे परफॉर्म करेगा? इसरो में पीएसएलवी जो है यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो इसे लॉन्च करने वाला है। एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। ये बहुत अच्छा आपके लिए एक चार्ट है, इंफोग्राफिक है, इसको आप आराम से देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटी से रिलेटेड, एंटी डेफेकेशन लॉ। क्या है एंटी डेफेकेशन लॉ? इसको पॉपुलरली एंटी डेफेकेशन लॉ ही कहते हैं। वैसे 10th शेड्यूल में ये आता है और इसको अमेंड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत, जब इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ गई थी, राइट। ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस को डिफाइन करता है जहां पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी से, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी पार्टी से हूँ, मैंने चुनाव लड़ा, अब क्या है कि मुझे पार्टी बदलनी है, तो मैंने चुनाव लड़ने के बाद पार्टी बदल ली, ठीक। तो इस तरीके से जो मैं दल बदल कानून जो है वो इस चीज को रोकता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें 3 तरीके के सिचुएशंस होते हैं जहां पर अगर किसी भी एमपी ने अगर अपने आप को डेफिकेट करने की कोशिश की तो फिर उसकी जो विधायिका की जो सदस्यता है उसको रद्द किया जा सकता है। जैसे इसमें 3 केसेस कौन कौन से हैं? पहला केस है कि अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर मेंबर चुना गया है और फिर अगर वो वॉलंटरीली अपनी पार्टी को छोड़ दे कि जी मुझे इस पार्टी में काम नहीं करना, या फिर सदन में पार्टी के खिलाफ वोट करे, राइट, पार्टी के साथ नहीं चल रहा वो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो लेजिस्लेटर है, जो चुना हुआ व्यक्ति है, वो अपनी सीट जो विधायिका से है वो क्या करेगा? खो देगा। दूसरा क्या होगा कि अगर कोई निर्दलीय से बन के आया है, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और वो जीता है, लेजिस्लेटर बना है, और बाद में वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले इलेक्शन के बाद, तो वो भी अपनी सदस्यता क्या करेंगे? खो देंगे। क्लियर? ये जो दूसरा वाला कंडीशन है ये पहले नहीं था, ठीक। ये 1969 या फिर 1963 इस समय में ये नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया, तभी ना अमेंडमेंट हुआ ना, 52nd अमेंडमेंट है, बाद में इंडिपेंडेंट जो लेजिस्लेटर का कॉन्सेप्ट लेके आया गया। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा है कि जो भी एमपीज जो नॉमिनेट होते हैं उनसे रिलेट करता है, राइट। इन दिस केस द लॉ गिव्स देम 6 months टू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग नॉमिनेटेड। अगर वो निर्वाचित हुए हैं तो कानून उन्हें 6 महीने का समय देती है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। अगर वो इस समय तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, इफ दे ज्वाइन अ पार्टी आफ्टर सच टाइम दे स्टैंड टू लूज देयर सीट इन द हाउस। 6 महीने के बाद ज्वाइन आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर? मैटर्स रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है? अंडर द एंटी डेफिकेशन लॉ द पावर टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन एमपी एमएलए रेस्ट विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं लोकसभा की बात करूँ तो लोकसभा में जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, तो उनके पास ये पावर होती है। जैसे मान लीजिए कि ये तीनों में से कोई भी रूल वायलेट हो गया तो अब इस बात उनकी सदस्यता चली जाएगी, लेकिन इसको स्पेसिफाई कौन करेगा, इसको डिसाइड कौन करेगा? तो ये जो पावर है ये किसके हाथ में दे दी गई है? ये पावर दी गई है लोकसभा के स्पीकर या जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लेजिस्लेचर का, उसके हाथ में दी गई है। अब दूसरी बात यह है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास तो आपने पावर दे दी, लेकिन क्या उसके पास कोई टाइम लिमिट है कि इतने टाइम में उसको अपना डिसीजन लेके भेजना है? तो इस पे कोई भी टाइम फ्रेम जो है स्पेसिफाई नहीं किया गया है। हालांकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एंटी डेफेकेशन के जितने भी केसेस हैं उनको स्पीकर्स को 3 महीने के समय में, 3 महीने की अवधि के दौरान में सारे के सारे डिसीजन अपने लेने पड़ेंगे, निपटाने पड़ेंगे, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई आगे नहीं हुई है, कोई बात आगे बढ़ी नहीं है। However, legislator may change their party without the risk of disqualification in certain circumstances। तो ऐसे भी कुछ कानून ने तो दोनों तरीके के पहलू दे रखे हैं। कुछ ऐसे भी सर्कमस्टांसेस उन्होंने बताए हुए हैं कि जैसे आपकी सदस्यता जो रद्द हो जाएगी, राइट, वो बच सकती है, वो भी आपको बताया गया। तो एक्सेप्शन क्या है कि मान लीजिए मेरी पार्टी किसी दूसरे पार्टी के साथ मर्ज हो गई और जो 2/3 से जो लेजिस्लेटर्स हैं वो इस मर्जिंग के सपोर्ट में है कि हाँ हाँ ये सही हो रहा है, ये पार्टी में विलय कर रही है, तो फिर आपका जो डेफिकेशन है वो मतलब सही माना जाएगा और आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, राइट। ऑन बीइंग इलेक्टेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इफ अ मेंबर वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी और रिजॉइन्स इट आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड दैट ऑफिस, राइट। यानी कि यहाँ पर जो बात की गई थी पहले वाले कानून के ऊपर कि अगर उसने वॉलंटरली तो गिव अप कर ही दिया लेकिन वापस फिर से अपनी पार्टी को फिर से ज्वाइन कर लिया तो फिर ही वॉन्ट बी डिस्क्वालीफाइड, लेकिन इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट है
राइट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास इसकी पावर है। अगर उसके डिसीजन लेने से पहले ही ये चीज़ वापस हो गई तो फिर तो मतलब ठीक है, बच गया, फिर वो उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? दैट इज एंटी डेफिकेशन लॉ, 10th शेड्यूल, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी में दो लोगों ने अभी जाके शरण ली है। उन दो लोगों के नाम आप बताइए, क्या थे वो, कौन है वो। उसके बाद बात करेंगे रेबीज के ऊपर में, अगली स्टोरी है हमारी। रेबीज में क्या है कि जो वर्ल्ड रेबीज डे है तो उसमें सरकार ने अपना एक्शन प्लान जो है जारी किया है, कितने के लिए, 2030 तक के लिए। इस एक्शन प्लान का नाम क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन। तो बेसिकली क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने के कंसल्टेशन में एनसीडीसी ने यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने क्या किया, एक एक्शन प्लान पूरा पूरा तैयार किया है कि रेबीज को किस तरीके से एलिमिनेट करना है भारत के अंदर में। रेबीज जो है एक तरीके का वायरल डिजीज है और इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये किसके थ्रू फैलता है, ये लोगों में भी फैल सकता है, पेट्स के थ्रू ज़्यादातर फैलता है और खासकर कुत्तों से ज़्यादा ये फैलता है। राइट, ज़्यादातर रेबीज किस में पाए जाते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जैसे बैट्स, रैकून्स, स्कंक्स, फॉक्सेस, डॉग्स। और ज़्यादातर जो डॉग मतलब डेथ हो रही है लोगों के आसपास, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, वो डॉग बाइट के कारण हो रही है। लगभग लगभग अगर भारत के भी आंकड़े को अगर आप देखें तो डॉग बाइट से 96% की मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी एसोसिएटेड है। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये, और इसका एलिमिनेशन का टारगेट भारत ने 2030 तक का रखा है। और पूरा एक्शन प्लान जो है इसको अनवेल किया है वर्ल्ड रेबीज डे पे भारत सरकार ने। क्लियर है? प्रॉपर अगर एक इंसान को मान लीजिए कि किसी को कुत्ते ने काट लिया, अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिली, मेडिकल केयर असिस्टेंस नहीं मिला, तो उसकी डेथ तक हो सकती है, उसके दिमाग में कुछ बीमारियां हो सकती है क्योंकि वायरसेस वगैरह है ना। राइट, तो ये सारी चीजें होती है। भारत में अगर हम रेबीज को देखेंगे तो इंडिया हैज अराउंड 20,000 रेबीज डेथ्स अ ईयर। हर साल 20,000 जो है रेबीज डेथ होती है। वर्ल्ड वाइड 59,000 पीपल मरते हैं और अराउंड 40% ऑफ देम एज्ड अंडर 15 साल से नीचे होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ खेल रहे होते हैं तो वो उनको कहीं बाइट कर लें, फिर मतलब ध्यान रहता नहीं है। राइट, तो रेबीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंसिव मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन इंडिया। भारत में ये सभी राज्यों में है, पूरे देश में फैला हुआ है, सिवाय दो जगहों को छोड़कर, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स। यहाँ पर रिपोर्टेड नहीं है अभी हाल फिलहाल, लेकिन द डिजीज इज एंडेमिक थ्रू आउट द कंट्री। राइट, तो सरकार इसको कोशिश कर रही है, अपना एक्शन प्लान रिलीज कर रही है। देखेंगे इस पे क्या आगे मतलब क्या प्रोसीडिंग्स आगे आगे आते हैं, क्या डेवलपमेंट होते हैं, उसको हम देखेंगे फिर आगे। और ये इन्फोग्राफिक है आपके लिए, WHO से की साइट से निकाल के मैं लेके आया हूँ। रेबीज द फैक्ट्स आप देख सकते हैं। क्लियर? इंडिया को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल हाई जोन में जा रहा है भारत। नेक्स्ट हमारी आज की आखिरी स्टोरी, शहीद भगत सिंह, शहीद आजम। 28 सितंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी, रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर भगत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी जो है देखी जाती है। भगत सिंह 1907 में लाइलापुर डिस्ट्रिक्ट जो अभी पाकिस्तान में है वहां पर जन्मे थे। 1923 में भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज लाहौर ज्वाइन किया, जो कि लाला लाजपत राय और भाई परमानंद द्वारा फाउंडेड और मैनेज किया जा रहा था। मतलब 16 साल की उम्र में कॉलेज में चले गए। ठीक है, 1924 में फिर ये मेंबर बने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, मतलब महज 17 साल के थे तो ये फिर वहाँ पे इसके मेंबर बने। इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसको स्टार्ट किसने किया था, तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1 साल पहले ही इसकी स्थापना की थी। बाद में 1928 में HRA को HSRA बना दिया गया, सोशलिस्ट वर्ड जो है उसमें ऐड कर दिया गया। 1925-26 में HRA को ज्वाइन करने के साथ साथ पढ़ाई तो कर ही रहे थे, तो अपने लोगों के साथ, अपने जो मित्र लोगों के साथ उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नौजवान भारत सभा कहा गया। 1927 में पहली बार अरेस्ट किए गए थे काकोरी केस में। अब आप कहेंगे काकोरी केस में कैसे, तो बेसिकली इन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया था विद्रोही नाम से। राइट, तो उसके ऊपर इनके ऊपर कुछ चार्जेस है तो उनको अरेस्ट किया गया। 1928 में लाला लाजपत राय ने एक प्रोटेस्ट किया, आप जानते हैं, साइमन कमीशन के विरोध में, जहां पर उनकी मौत हो गई थी। तो लाठीचार्ज हुआ था उन पे, तो लाला लाजपत राय मतलब इंजर्ड हुए और वहीं पे मतलब उन्होंने दम तोड़ दिया। तो भगत सिंह और उनके साथियों ने फिर कसम खाई कि हम इसका बदला लेके रहेंगे। राइट, तो उनको मारना था जेम्स ए स्कॉट को, जो उस वक्त के एसपी थे लाहौर के उस प्लेस पे, लेकिन उन्होंने गलती से मार दिया जेपी सॉन्डर्स को। बाद में उन्होंने जिम्मेदारी भी ली कि हम ही ने मारा है। राइट, तो ये जो फेमस हुआ था, दिस इज लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बम फोड़ा 8 अप्रैल 1929 को। मकसद ये था कि जो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल उस वक्त आए थे उसके खिलाफ वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इनके इस बम फोड़ने से किसी को भी मतलब
नुकसान नहीं पहुंचा। अब हुआ क्या कि वापस फिर जब ये केस चला तो इस केस से तो वो बरी हो गए, ये जो बम फेंका था उन्होंने, लेकिन इस केस में वो फंस गए और इस केस में उनका नाम आ गया और इन्हीं के बंदे में से, इन्हीं के कॉलीग के ग्रुप में से एक बंदे ने गवाही दे दी भगत सिंह के खिलाफ और दैट्स वाई उनको वहाँ पे फिर फांसी की सजा सुनाई गई, क्योंकि अंग्रेज खुद चाहते थे कि कोई एक बंदा मिल जाए, कोई एक मिल जाए, फिर हम फंसा देंगे इसे। लेकिन वो एक बंदा उनको मिल गया और वो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं गद्दार था उनकी जो टीम में था। ठीक है, 23 मार्च को इनको फांसी पे लटकाया गया, जिसे मार्टिस डे भी जो है माना जाता है, एज अ ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो ये कुछ एग्जर्प्ट हैं उनके, आप देख सकते हैं। जैसे जब वो जेल में थे तो उनके जेल वार्डन का नाम था चरत सिंह। तो चरत सिंह हमेशा भगत सिंह को एडवाइस करते थे कि यार तू वाहे गुरु का नाम लिया कर, तेरा अब जो अंत है वो बहुत नज़दीक है। लेकिन भगत सिंह का रिप्लाई आता था, डोंट यू थिंक इट इज़ टू लेट नाउ। तो बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सके सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था भगत सिंह का, जो भी मतलब स्टोरीज हमें सुनने को मिलती हैं तो उससे तो यही लगता है कि भगत सिंह का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो बहुत ही कमाल का था। बात करते हैं एमसीक्यूज पे फिर। चलिए एमसीक्यूज करते हैं प्रैक्टिस। पिछले सेशन में जो हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे उसके आंसर देने का समय आ गया है। मरीब सिटी हाल फिलहाल न्यूज में आया था, ये यमन में है दोस्तों। कहाँ पर है? यमन। और यमन की राजधानी क्या है वो आप बताएंगे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यमन। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स भारत के किस संविधान के किस भाग में है? तो ये पार्ट थर्ड में आता है। सिटीजनशिप पार्ट टू में है, पार्ट थर्ड में क्या है? पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट है, पार्ट फोर में क्या है? पार्ट फोर में डीपीएसपी है और पार्ट फोर ए में फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो फंडामेंटल राइट्स इज इन पार्ट थर्ड, सो बी ऑप्शन करेक्ट है। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जैर अल बहर 2021 ये कंडक्ट हुई थी भारत और कतर के बीच में, तो कतर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन। आज के 3 सवाल आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं कि हाल फिलहाल जोजिला टनल 14.5 किलोमीटर नहीं, 14.5 नहीं है, 14.15 किलोमीटर का है। इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये किन दो जगहों को कनेक्ट करने वाला है? श्रीनगर से ले, लद्दाख से ले, सिक्किम से दार्जिलिंग या स्पीति से कुल्लू। दो ऑप्शन तो आप देखते ही रिजेक्ट कर सकते हो, आप दो में ही आपको फंसाया गया है। सेबी, सेबी के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? ऑप्शंस आपको दिए हैं। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, टू रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, या फिर सारे उपरोक्त सभी। तीसरा सवाल इकोनॉमी से मैं लेके आया हूं आपके लिए कि अगर जब कभी अर्थव्यवस्था धीमी हो जाए और महंगाई दर काफी ऊंची हो जाए और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, बेरोजगारी भी हो, तो ये क्या रिजल्ट करती है? रिसेशन, स्टैगफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन या डिफ्लेशन। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो जरूर आंसर कीजिएगा, पार्टिसिपेट करते रहिए दोस्तों। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, एनरिच कंटेंट है, रेगुलर स्टडी है, एनरोल कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों को भी कराइए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। आइडियल फॉर प्रोफेशनल, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, एमबीएस, कॉलेज स्टूडेंट्स, राइट। और बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज पीटी एजुकेशन आपके लिए लेके आया है, लिंक है, क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी पूरी पूरी चीज़ें, पूरी लिंक वगैरह दी हुई है। कॉल कीजिए हेल्पलाइन नंबर पे और सारी जानकारी जुटाइए। साथ ही साथ रामबाण इलाज है आपका सिविल तपस्या के लिए। मैं खुद पर्सनली इसको डेली बेसिस पे, डेली कम से कम मैं यहाँ पे 5 से 7 आर्टिकल्स रीड करता हूँ। बहुत ही एनरिच आर्टिकल है, रेगुलर अपडेटेड करंट अफेयर्स हैं। डाउनलोडेबल पीडीएफ भी हैं, अगर आप पेपर वेपर दे रहे हैं और आपको रिवीजन चाहिए तो वो डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। यूपीएससी की एग्जाम एनालिसिस भी है एंड टन्स ऑफ एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। बहुत मजा आएगा आपको, इसको विजिट कीजिए, दोस्तों को भी कराइए और इससे रेगुलर टच में रहिए, राइट। हम मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।